तो जे थॉमसन ने 1897 में E/m रेशियो दिया। E/m रेशियो दैट इज चार्ज बाय मास रेशियो। मतलब अभी तक इलेक्ट्रॉन का ना तो चार्ज पता चला और ना ही इलेक्ट्रॉन का अभी तक मास पता चला, लेकिन चार्ज बाय मास रेशियो दिया। तो याद रखिएगा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बाद जे थॉमसन ने 1897 में E/m रेशियो दिया। E/m रेशियो, E स्टैंड फॉर चार्ज, M फॉर मास। तो चार्ज बाय मास रेशियो ने निकाला -1.7588 into 10⁸ कूलम पर ग्राम। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, कूलम मास की यूनिट ग्राम में लिया हमने, तो कूलम पर ग्राम। ठीक है, ये वैल्यू E/m आई। ठीक, और इससे पहले हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी देख लिया था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में एक और प्रॉपर्टी है एक्सरे के हिसाब से कि कैथोड रे प्रोड्यूस एक्सरे। ये आगे लगने वाला है एक्सरे के बारे में, इसलिए मैं वापस बता रहा हूं। कैथोड रे प्रोड्यूस एक्सरे। जो कैथोड रे है, अगर वो कैथोड रे मूव कर रही है और कैथोड रे के रास्ते में मान लो कोई हाई एटॉमिक मास का कोई मेटल आ गया, ठीक है, कोई भी मेटल का एटम हाई एटॉमिक मास का अगर कैथोड रे के रास्ते में, मान लीजिए कैथोड रे है, कैथोड रे के रास्ते में आ गया, तो इससे इसको पेनिट्रेट करने के बाद जो यहां से रेज निकलेगी वो रेज ही कहलाती है एक्सरे। मतलब एक्सरे जो है वो कैथोड रे जब किसी हेवी मेटल के एटम पे बॉम्बार्ड किया जाता है तो उसके पेनिट्रेशन से जो एक्स रेज निकलते हैं उसको हम एक्सरे बोलते हैं। और एक्सरे का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, 0.12 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। अब जिनको वेवलेंथ नहीं मालूम है क्या है, पेशेंस रखो, इसी चैप्टर में आगे देखने वाले हैं वेवलेंथ। बस फिलहाल ध्यान में रखो कि स्मॉल वेवलेंथ का होता है एक रे एक्सरे जो कि कैथोड रे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और 1897 में E/m रेशियो भी आ गया था। ठीक है, बाद में R.A. मिलिकन, रॉबर्ट एंड्रियो मिलिकन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। रॉबर्ट एंड्रियो मिलिकन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ओके, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अभी इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ देखिए, यहां पे याद ध्यान दीजिए कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। यह है हमारा सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्चुअली जो उन्होंने लिया था वो सर्कुलर लिया था, मैं यहां पे स्क्वायर फॉर्म में बना रहा हूं, रेक्टेंगुलर बना रहा हूं मैं। ठीक है, उन्होंने एक ये सेटअप लिया। इस सेटअप में दो यहां पे उन्होंने इलेक्ट्रोड रखे। ठीक है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव रखा। दो इलेक्ट्रोड रखे उन्होंने, पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहां पे उन्होंने, ये मैं इरेज कर रहा हूं, यहां पे उन्होंने एटोमाइजर लगाया। ठीक है, एटोमाइजर। ये क्या करेगा, इसके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, ऑयल है। अब इस एटोमाइजर की हेल्प से यहां से ऑयल रिलीज किया गया। ठीक है, ऑयल यहां से रिलीज किया गया और इस इलेक्ट्रोड में एक होल कर दिया गया। तो जब ये ड्रॉपलेट यहां पे आएंगे तो होल के जरिए यहां नीचे आ जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के पास। ठीक है, तो नॉर्मली एटोमाइजर एक रबर के जैसा होता है, आपने देखा रहेगा बचपन में, रबर के जैसा, उसको हम पुश करते हैं, जैसे ही पुश करते हैं तो वहां से एयर निकलता है। वैसे ही एटोमाइजर का सिस्टम रखा, जैसे उन्होंने दबाया, वो प्रेस किया, वैसे ही वहां से ऑयल के ड्रॉप्स रिलीज होने लग गए। जब ऑयल ड्रॉप प्लेट पे आया तो वहां पे उस प्लेट में एक होल कर रखा था हमने
एक होल कर रखा था, उस होल की हेल्प से नीचे के इलेक्ट्रोड पे आ गया, ऑयल ड्रॉप आए। और हमने यहां पे एक सेट, यहां पे एक्सरे लगा रखा था, एक्सरे सोर्स, दिस इज द एक्सरे सोर्स, मतलब जहां से क्या दे रहे हैं हम, एक्सरे दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां से एक्सरे, मैं कलर चेंज कर देता हूं, बेटर रहेगा। यहां से एक्सरे को रिलीज किया गया, ठीक है, एक्सरे। ये एक्सरे ने क्या किया, एक्सरे क्यों हमने यूज किया, आयोनाइज करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो एयर है, इसके अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स है, गैस जो है, गैस, उस गैस को आयोनाइज करने के लिए, गैस होंगे तो उस गैस के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन होंगे, ठीक है। अभी तो हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखी है, मतलब हर एक चीज के अंदर मतलब एटम के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अभी तक तो हमने ये देख लिया। तो जबकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो यहां इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करने के लिए, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स के आयंस को तोड़ने के लिए हमने एक्सरे यूज किया। एक्सरे ने क्या किया, उस गैस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को अलग कर दिया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को निकाला, वो ऑयल ड्रॉपलेट उस इलेक्ट्रॉन को कवर कर गया। मतलब मान लीजिए यहां से ऑयल, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर ये ऑयल ड्रॉपलेट है, मतलब ऑयल ड्रॉपलेट ने उस इलेक्ट्रॉन को कवर कर लिया, ऑयल ड्रॉपलेट ने उस इलेक्ट्रॉन को कवर कर लिया, ठीक है। और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जाएगा, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी चीज नीचे की तरफ जाती है, मार्कर को छोड़ दूंगा तो वो नीचे रिलीज होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन की मदद से वो कहां जाएगी, नीचे मूव करेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे जनरेट होगा। मैं लिख देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज Fg बोल देता हूं, ठीक। हाँ, और हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स जो होता है वो फॉर्मूला होता है m×g, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पे यूज होती है, g यूज होती है, ठीक है। लीनियर अगर रहेगा, कोई भी चीज अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड जाती है तो वहां पे m×a यूज करते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन। खैर इतना कुछ कैलकुलेशन में कुछ बता नहीं रहा हूं, ना ही आपको कैलकुलेशन पढ़ना है। हमने जो कैलकुलेशन किया, क्या वैल्यू की, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये एक्सपेरिमेंट क्या है, इसके बारे में नीट में एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए मैं आपको बस सेटअप के बारे में बता रहा हूं। बस इतना आता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने बताया, तो R.A. मिलिकन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। जे थॉमसन ने E/m रेशियो बताया था, जबकि R.A. मिलिकन ने चार्ज, कितना चार्ज है, उन्होंने कैलकुलेशन किया था और कैलकुलेशन से चार्ज बताया था। खैर, तो अभी यहां पे क्या हुआ, उस इलेक्ट्रॉन को ऑयल ड्रॉपलेट ने कवर कर लिया और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ मूव करेगा। और यहां पे एक बात क्या हो रही थी, अब यहां पे एक मिनट, यहां पे अब इसका कनेक्शन, इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का कनेक्शन हाई वोल्टेज बैटरी से कर दिया, हाई वोल्टेज बैटरी से कर दिया। हाई वोल्टेज, नॉर्मल वोल्ट लगभग 10,000 के आसपास, नॉर्मल वोल्टेज की बात नहीं हो रही है, हाई वोल्टेज। अब जैसे ही इन्होंने चार्ज प्रोड्यूस किया, चार्ज जैसे ही गया, वो सारे के सारे जो ऑयल ड्रॉपलेट्स थे वो स्टेशनरी हो गए, मतलब अब वो ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं जा रहे थे। सोचो, वीडियो पॉज करो और सोचो कि ऐसा क्या हुआ रहेगा कि ये ऑयल ड्रॉप रुक गया रहेगा, मतलब नीचे की तरफ सब ऑयल ड्रॉप नीचे जा रहे थे, लेकिन जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया, ये ऑयल ड्रॉपलेट रुक गए, स्टेशनरी हो गए। क्या हुआ रहेगा, क्या हुआ रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस पे है माइनस चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही करंट फ्लो होगा, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज पावर बढ़ेगा इसका, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े हैं ना हम लोग, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हियर Fg इज इक्वल टू Fe, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से ग्रेविटी नीचे खींच रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर खींच रहा है, वो स्टेशनरी हो गया। क्लियर है। रॉबर्ट ए मिलिकन ने, याद रखना, 1909 में ये बताया था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। फिर इस एक्सपेरिमेंट की मदद से कुछ कैलकुलेशंस हैं जिसके बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा लेंदी लगने लगेगा। उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला और जो था -1.6
1.0622 into 10 to the power minus 19 कूलम, सॉरी 1.6022 1.6022 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन उन्होंने बताया। अब जैसे ही रॉबर्ट ए मिलिकन ने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बता दिया, इलेक्ट्रॉन का मास भी पता चल गया। कैसे, देखिए, मुझे मास निकालना है और मुझे चार्ज पता है। देखिए, मुझे E बाय एम की वैल्यू पता है, E बाय एम इज -1.7588 into 10 to the power 8 एंड मुझे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, दैट इज E पता है। ठीक है, E की वैल्यू पता है मुझे, यहां पे ये E की वैल्यू है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और मुझे मास निकालना है। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे हम करेंगे E अपॉन M। अब ऐसा क्यों किया, तो देखो यहां से निकालेंगे तो मास निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखो मैं बता रहा हूं, E अपॉन M। ठीक है, ये चीज ऊपर जाएगा तो क्या लिख दूंगा, E इंटू एम अपॉन E कैंसल, बच गया मास। मतलब अगर जो हमारा चार्ज है उस चार्ज को मैं E बाय एम से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, मास। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, E अपॉन E बाय एम। E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है -1.6022 into 10 to the power minus 19 कूलम, एंड E बाय एम इज -1.7588 into 10 to the power 8 कूलम पर ग्राम। अब जब देखो कूलम से कूलम कैंसिल, ग्राम, कूलम से कूलम कैंसिल, ग्राम। तो जब उन्होंने कैलकुलेशन किया तो वैल्यू आई 9.1096 into 10 to the power minus 28, 9.1096 into 10 to the power minus 28 ग्राम। 28 ग्राम क्या है वैल्यू, 9.1096 into 10 to the power minus 28 ग्राम। अगर हम इसको केजी में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9.1096 into 10 to the power minus 31 kg, है कि नहीं। 10 to the power minus 3 करेंगे केजी में आ जाएगा, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना रहेगा। तो इस तरीके से वो वैल्यू क्या आ गई हमारी, मास। ये पता चला हमको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी वैल्यूज याद रखना, 3 वैल्यूज। मैं वैल्यूज को क्या करता हूं, वन साइड, एक साइड पे लिख देता हूं मैं यहां पे, जहां तक आपको बोर्ड विजिबल है। मैं ये एक्सपेरिमेंट अभी इरेज कर रहा हूं। ठीक है, वैल्यू लिख लेते हैं पहले सबकी। चलो, E बाय एम क्या आया, E बाय एम आया -1.7588 into 10 to the power 8 कूलम पर ग्राम। दूसरा क्या निकाला हमने, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या आया, -1.6022 into 10 to the power minus 19 कूलम। उसके बाद मास क्या आया, 9.1096 into 10 to the power minus 28 ग्राम। ठीक है, ये वैल्यू एक साइड में लिख दिया हमने, कैलकुलेशन आगे करेंगे उसमें हेल्प होगा ये वैल्यूज। गुड, अभी क्या करेंगे अभी हम इसके मास को हाइड्रोजन के मास से कंपेयर करेंगे। इसके मास को हाइड्रोजन के मास से कंपेयर करेंगे कि हाइड्रोजन का मास कितना है और इसके मास में क्या। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी, रिलेशन बिटवीन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेशियो निकालेंगे तो रिलेशन निकलेगा। ठीक है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जल्दी से बताओ क्या है। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1 AMU की वैल्यू सबको पता है, फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हो। 1 AMU की वैल्यू, पहले तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होता 1.008 AMU बराबर 1.008 AMU। 1 AMU की वैल्यू क्या होती, 1 AMU की वैल्यू होती 1.66 into 10 to the power minus 24, 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम में अगर निकालेंगे AMU से ग्राम में।
ठीक है, 1 AMU की वैल्यू क्या होती? 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये 1 AMU की वैल्यू है, ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो अगर मैं क्या कर दूं, ग्राम में निकालना है तो क्या कर दूं, 1.008 मल्टीप्लाई बाई ये AMU की जगह पे, हाँ 66 × 10⁻24, तो क्या आएगा, कुछ 673 आएगा, कुछ 1.673 आएगा, 1.673 × 10⁻24 ग्राम, ये वैल्यू आई। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम पुट कर दूं यहां पे, ये वैल्यू 1.673 × 10⁻24। यहां पे इलेक्ट्रॉन का मास क्या है बेटा, 9.1096 × 10⁻28। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा आंसर 1837। क्या आएगा, 1837। तो यहां पे लिख दो आप मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहां पे आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो चलो, मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1837। मतलब हाइड्रोजन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स बड़ा है, ज्यादा है। याद रखना, हाइड्रोजन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स ज्यादा है, 1837 गुना बड़ा है। कौन, मास का हाइड्रोजन। क्लियर, ओके। तो और इसकी वैल्यू एएमयू में अगर निकालोगे तो एएमयू में आएगा 0.000549 AMU, 0.000549 AMU, and mass of hydrogen is 1837 times in more mass of electron। ठीक है, तो ये तो खैर रिलेशन था, अभी तक हमको पता चल गया। ये चीज यहां पे लिख देता हूं, क्या भाई, जो मास ऑफ हाइड्रोजन होगा, जो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा वो 1837 टाइम्स बड़ा होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या आएगा, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, 0.00004549 AMU। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.000549 AMU। ये हो गया, हाँ ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम कैथोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कैथोड एक्सपेरिमेंट हो गया था, सॉरी एनोड एक्सपेरिमेंट। देखिए, अभी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन का मास पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया, साइंटिस्ट कहां रुकने वाले। अब साइंटिस्ट के मन में क्वेश्चंस आने लगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि अगर किसी भी एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव भी होना चाहिए, क्योंकि वो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है, मतलब कोई एटम ये तो नहीं किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अगर ये मार्कर दो रखा हूं मैं, तो ये आपस में अपने एक दूसरे पर अट्रैक्ट तो नहीं हो रहे ना, बिल्कुल नहीं हो रहे, ये आपस में अट्रैक्ट नहीं, न्यूट्रल है ये। कि अगर इनमें चार्ज रहता तो घूमते रहते ये, निगेटिव पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव निगेटिव के पास। तो सिर्फ निगेटिव चार्ज नहीं हो सकता, इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, तभी तो एटम न्यूट्रल है, वरना एटम न्यूट्रल कैसे होता। तो अलग अलग साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट करने लगे। उसी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन। क्या नाम था, गोल्डस्टीन। क्या, गोल्डस्टीन। 1866 में, मतलब गोल्डस्टीन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 1866 में ही किया था। अभी मैं 1909 में पता चला था, ये 1897 में थॉमसन ने बताई EM, और ये जो आया हमको चार्ज वगैरह, ये 1909 में पता चला। लेकिन मैं और पहले की बात होता, कैथोड एनोड रे का एक्सपेरिमेंट, मतलब पॉजिटिव चार्ज के बारे में जो एक्सपेरिमेंट चालू हो गया था वो 1866 में ही हो गया था। लेकिन क्योंकि मैं सब इलेक्ट्रॉन का बता रहा था, इसलिए साथ में इलेक्ट्रॉन का पूरा मैंने बता दिया। 1866, ठीक है, 1866 की बात करूं, उसको इरेज कर दूं। 1866 में गोल्डस्टीन ने
गोल्डस्टीन, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। लिख लेना यहां पे कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, कैनाल रे या एनोड रे, कैनाल रे या एनोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था? देखिए उन्होंने सेम एपरेटस लिया था, बस मॉडिफाई किया था, ठीक है। मॉडिफाइड कैथोड रे सेटअप बोल दो आप। देखो क्या था, यहां ध्यान दो। अभी यहां पे उन्होंने एक इलेक्ट्रोड लिया जो कि एनोड था, एनोड था प्लस चार्ज, और यहां पे उन्होंने कैथोड की जगह परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड मतलब उसमें होल्स है, परफोरेटेड कैथोड मतलब क्या, उसमें होल्स है, ठीक। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या, उसमें होल्स है। वॉश मशीन अगर आपने देखा हुआ तो देखो, वॉश मशीन में नीचे में जब पानी हाथ वगैरह धोते हो तो वहां पे नीचे पानी जहां जाती है वो इस तरीके से रहता है, वो एज्यूम कर लो। और यहां पे उन्होंने रख दिया जेडएनएस स्क्रीन, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, और इसका कनेक्शन कर दिया फिर से वही हाई वोल्टेज के साथ, हाई वोल्टेज के साथ इसका कनेक्शन कर दिया दोस्त, हाई वोल्टेज के साथ, हाई वोल्टेज के साथ कर दिया, बहुत ज्यादा वोल्ट। तो जैसे ही कनेक्शन हुआ हाई वोल्टेज के साथ, तो क्या देखते हैं वो भाई, फिर से कैथोड से एनोड की तरफ एक रे जा रही है, कैथोड से एनोड की तरफ एक रे जा रही है, कॉमन बात थी। लेकिन यार ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे ग्लो हो रहा था, एक फ्लेम ग्लो कर रहा था, ग्लास है, ग्लास में तो चमकता है तो दिखता है, ये ग्लास बहुत ज्यादा ग्लो कर रही थी सरफेस पे, जहां पे स्क्रीन बहुत ज्यादा ग्लो हो रहा था। अब जब ग्लो हुआ तो उन्होंने सोचा यार कुछ तो जा रही है वहां, फिर ऑब्जर्व किया तो क्या देखा, कैथोड से, सॉरी एनोड से एक रे जा रही है जो इस होल से निकलते हुए यहां पे ग्लो कर रही है। कैथोड से एक रे जा रही है, कैथोड बोल रहा, सॉरी एनोड से रे जा रही है। तो एनोड से रे जा रही थी इसलिए एनोड रे बोलते हैं, एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी, और कैथोड के होल से पास हो रही थी, कैनाल से पास हो रही थी, कैनाल मतलब होल, इसलिए कैनाल रे भी बोलते हैं, क्योंकि कैनाल होते हुए जा रही थी और ग्लो कर रही थी, तो इसलिए इसको कैथोड रे भी बोलते हैं और कैनाल रे भी बोलते हैं, सॉरी एनोड रे भी बोलते हैं, मैं बार बार कैथोड बोल रहा हूं, एनोड रे भी बोलते हैं और कैनाल रे भी बोलते हैं। तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, एनोड से रे कैथोड की तरफ मूव किया, उसको उन्होंने एनोड रे बोला, क्योंकि ये परफोरेटेड कैथोड के कैनाल से पास हो रही थी, इसलिए इसको कैनाल रे भी बोला, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि भाई कोई तो रे है जो जा रही है कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। फिर वही कहानी, फिर से वही, यहां पे उन्होंने क्या किया, यहां पे उन्होंने पॉजिटिव प्लेट रखा देखने के लिए कि क्या चार्ज है। जब पॉजिटिव प्लेट रखा तो देखा कि ये एनोड जो है वो इससे रिपल्स हो रही, डिफ्लेक्ट हो जा रही है, ये यहां से डिफ्लेक्ट हो जा रही है, पॉजिटिव रे जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है इसकी वजह से। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, सॉरी माइनस चार्ज रखा, माइनस प्लेट रखा, नेगेटिव प्लेट रखा, नेगेटिव चार्ज प्लेट रखा, तो क्या देखा कि जो एनोड रे है वो, जो एनोड रे जा रही थी वो यहां पे आने लग गई, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज है तभी तो नेगेटिव के पास आ रहा, पॉजिटिव चार्ज है तभी तो नेगेटिव के पास आ रहा। फिर से उन्होंने कंफर्म करने के लिए फिर से मैग्नेट रखा, मैग्नेट रखा तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक, कोई भी जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, अगर मैग्नेट आएगा तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो मैग्नेट रखने के बाद डिफ्लेक्शन हो रहा था, तो ये तो पता चलेगा कि पॉजिटिव पार्टिकल्स, उसको पॉजिटिव रे थॉमसन ने बोला, याद रखना, पॉजिटिव रे, उसको पॉजिटिव रे थॉमसन ने बोला, ये पॉजिटिव रे जो नाम है वो थॉमसन ने बोला, पॉजिटिव रे,
उन्होंने केनाल रे बोला था गोल्डस्टीन। ठीक है, तो पॉजिटिव रे अभी तक ये पता चल गया। अब उसमें मास है या नहीं, फिर से उन्होंने क्या रखा, उसके रास्ते में पिनव्हील रखा। पिनव्हील, अगर मास होगा तो वो पिनव्हील मूव करेगा। फिर से जब वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा था तो उसके रास्ते में जब पिनव्हील रखा तो वो मूव करने लग गया, मतलब उसमें मास है और वो क्या पजेस करा, काइनेटिक एनर्जी। फिर से भाई कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाला, आप फिर से यहां पे भी क्या लिखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी कि एनोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इट इज ऑल्सो नोन एज एनोड रेज। They are also called as canal ray because it travels from anode to the cathode through canal of cathode. कैथोड के कैनाल से पास हो रहा था, इसलिए हमने क्या बोला उसको, कैनाल रे बोला। इसके बाद ये मास पजेस कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी पजेस कर रहे थे, हाँ है कि नहीं। और इसके अलावा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पॉजिटिव प्लेट रख रहे थे तो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, नेगेटिव रख रहे थे तो अट्रैक्ट उसकी तरफ भाग रहा था, मतलब ये पॉजिटिव पार्टिकल है। तो अब पता चल गया कि ये पॉजिटिव पार्टिकल है। और फिर पता चला प्रोटॉन के बारे में। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब फिर से हम इसका क्या करेंगे, चार्ज बाय मास रेशियो निकालेंगे, ठीक, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का निकाला था। ठीक है, फिर से जैसे थॉमसन ने इसका ई बाय एम रेशियो 1906 में दिया, 1906 में ई बाय एम रेशियो इसका आया जो कि था +9.579 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम पर ग्राम, कूलम पर ग्राम। फिर से ई बाय एम रेशियो देखिए, इसका ई बाय एम है 1.578, उसका ई बाय एम है, यहां पे प्रोटॉन का लिखता हूं, प्रोटॉन के लिए क्या भाई, +9.579 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम पर ग्राम। अब फिर से इसका हम निकाल सकते हैं चार्ज। देखो चार्ज के बारे में इसका पता चल गया, क्योंकि जितना माइनस चार्ज रहेगा उतना प्लस चार्ज रहेगा, तभी वो न्यूट्रल होगा। तो मतलब प्रोटॉन पे भी चार्ज क्या होगा, सेम, लेकिन क्या होगा प्लस में। तो +1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, सेम चार्ज है, बस यहाँ पे प्लस में क्योंकि प्रोटॉन है। फिर से आपको पता है ई बाय एम पता है, ई पता है, मास निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे करेंगे, फिर से ई अपॉन एम, तो कितना है चार्ज 1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19। मास कितना बेटा 9.5, सॉरी ई बाय एम कितना 9.579 इंटू 10 टू द पावर 4। कैलकुलेट करो आप वैल्यू, तो आएगा 1.672 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। केजी में करेंगे तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। ये हो गया हमारा मास ऑफ प्रोटॉन। अगर एएमयू में निकालेंगे तो क्या आएगा, एएमयू में आएगा 1.0072 एएमयू, मास ऑफ प्रोटॉन इन एएमयू। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन इन एएमयू इज, यहां पे लिखता हूं 1.0072 एएमयू। और बेटा मास क्या आया, मास आया इसका 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, तो ये था ई बाय एम और एम मास रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमने देखा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, कैनल रे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल कैथोड रे की तरह है, बस यहाँ पे परफोरेटेड यूज किया हमने, प्लेट जो था वो परफोरेटेड यूज किया कैथोड वाला। कैथोड से एनोड की तरफ, एनोड से कैथोड से एनोड की तरफ तो रे आ रही थी जो कैथोड रे थी, लेकिन यहाँ पे जब ग्लो हुआ तो उन्होंने गौर किया कि ग्लो क्यों हुआ, तो देखा यहां से भी एक रेज आ रही है जो कैनल होते हुए पास हो रही है और वही ग्लो कर रही है, जिसको इन्होंने कैनल रे, एनोड रे बोला, और बाद में थॉमसन ने उसको पॉजिटिव रेज बोला। और जो प्रॉपर्टी मैच कर रही थी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, सेम रहती, बस पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा, आज हमने क्या पढ़ा रॉबर्ट ए एंड्रयू मिल्कन एक्सपेरिमेंट जो 1909 में हुआ, और हमने एनोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा जो 1866 में। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे
जे थॉमसन का मॉडल देखेंगे, ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल्स को देखेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुड बाय।